हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी हार्ड एंड फास्ट रूल के एक सिंपल तरीके से समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से होता है कि इसमें कम से कम 5 रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे जो ए और सी किसी 2 टर्मिनल के बीच में प्रेजेंट होंगे। ये क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में दिखेंगे और इसमें करंट का फ्लो कुछ ऐसा होगा कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये सीरीज में फ्लो हो रहा है कि पैरेलल में फ्लो हो रहा है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि बीच में जो ये आपको ब्रिज दिख रही है जो जोड़ रही है, इसी की वजह से इसका नाम ब्रिज हो जाता है। तो इसमें भी करंट अगर फ्लो कर रहा है, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सर्किट है जिसमें 4, 5 या 6 रेजिस्टेंस लगे हैं और उसमें एक ही बैटरी लगी है, एक ही सेल लगा है जो आपको करंट प्रोवाइड करता है, और उसमें अगर एक्सटर्नल की K1 है, इंटरनल की K2 है, गैल्वेनोमीटर G के पास, और ये बीच में B और D के बीच में कनेक्शन है। यहाँ पे हमने नेम दे दिया है सर्किट को A B C D, ठीक है। और इनके रेजिस्टेंस का नाम P Q R S और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी और उसमें खुद का रेजिस्टेंस है, तो उसको हम G ही मान लेते हैं, उसको कुछ अलग से मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मान लीजिए कि टोटल करंट जो निकल रहा है वो I है, और यहाँ पे टोटल करंट जो आ रहा है वो भी I, क्योंकि जितना निकलेगा उतना पहुँचेगा, ओके। तो इस कंडीशन में व्हीटस्टोन ये कहते हैं कि इस कंडीशन में अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये ब्रिज बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की बात कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? अभी जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें सिंपल सा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि P/R यानी जो 2 रेजिस्टेंस है इनका जो रेशियो है वो Q/S के बराबर होगा। समझिए इसको। इन्होंने कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह से है, क्लोज्ड सर्किट है, वैल्यूज इक्वल हैं, और ये जो ब्रिज है ये बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। देन P/R इज इक्वल टू Q/S। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं, अगर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो Q यहाँ और R यहाँ रिप्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट P/Q इज इक्वल टू R/S, है ना। P/R इज इक्वल टू Q/S या P/Q इज इक्वल टू R/S। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एंड दिस इज व्हाट व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको तुरंत समझ में ऐसा कोई भी सर्किट टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिले जिसमें कम से कम 5 रेजिस्टेंस हो, 5 या 6 भी हो सकता है, तो कम से कम 5 रेजिस्टेंस हो, और आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। 99% केस में वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन डिज़ाइन होता है बोर्ड में या नीट एग्जाम में भी। तो हम लोग बोर्ड या नीट के ही रेस्पेक्ट में समझ रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? ठीक है। अब आगे इसकी प्रूविंग, भाई हमने कह दिया कि P/Q R/S या P/R Q/S, तो इसका प्रूफ भी तो होगा ना कुछ। अब आप कहेंगे सर इसका प्रूफ क्या है, तो आइए इसकी प्रूविंग ही देख लेते हैं। और इसका प्रूफ भी आसान है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए ये डिज़ाइन तो सर्किट तो मैंने पहले ही समझा दिया, अब आप इसको समझ लीजिए। ए से 2 रास्ते मिल गए करंट, यहाँ से टोटल करंट आया I, यहाँ से टोटल करंट जो ए पॉइंट तक पहुँचा उसकी वैल्यू है I, ओके। अभी जो टोटल करंट I इस ए वाले पे पहुँचा है, तो यहाँ आने के बाद I ने कहा कि बापू अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास 2 रास्ते आ गए। तो बापू यानी ए ने कहा भाई
इधर कुछ लोगों को भेज दो, कुछ इधर जाओ। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में वो एक फिल्म का डायलॉग है, आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो बाकी बचेगा ही नहीं कुछ ना। आधे मतलब कुछ वैल्यू, I1 वैल्यू ऑफ द आई है ना, आई में से, अब आई में से I1 वैल्यू वो कहाँ चली गई, वो इस डायरेक्शन में चली गई, अलोंग ए बी, अलोंग द पाथ ए बी सी, इस वाले में मूव कर गया है ना। बचा कितना, बचा हुआ जो भी पोर्शन है यानी I माइनस I1 वो इस रास्ते को अपनाता है। तो दो पाथ में गया, ए डी पाथ में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1 और ए डी पाथ में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I माइनस I1। क्लियर? ओके। अब यहाँ पहुँचने के बाद करंट के पास फिर दो रास्ते हो गए, एक नीचे की ओर और एक बगल में, यानी एक B से C और एक B से D। अब जब B से D आते हैं तो गैल्वेनोमीटर है, इसके पास खुद का रेजिस्टेंस है G। ये मान लीजिए यहाँ पे जो करंट गया उसको हमने IG माना है। क्या है ये? IG। तो IG नीचे की ओर मूव कर गया। अब B से C कितना करंट पहुँचेगा भाई? तो इसमें टोटल करंट, यहाँ पे B के पास टोटल करंट कितना था? B के पास टोटल करंट था I1। कितना करंट था? I1। अब I1 में से IG इधर चला आया तो कितनी कमी हो गई? I1 माइनस IG, इतना ही करंट Q के थ्रू होके निकलेगा, यानी इतनी पोटेंशियल, और फाइनली C पे पहुंच गया। अब देखिए इस रास्ते में कितना करंट फ्लो कर रहा था? I माइनस I1। जब ये इस जंक्शन पे पहुंचते हैं एट जंक्शन D, तो जंक्शन D पे क्या हो गया कि I माइनस I1 ये तो इसमें पहले से फ्लो कर रहा था और ऊपर से एक और करंट आ रहा है। ये देखिए इनकमिंग ही तो है इसके लिए, ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, तो दोनों आके यहाँ मिल रहे हैं। अब अगर दो इनकमिंग करंट होते हैं किसी जंक्शन पे तो क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर से कौन आया? G। कौन आया? IG। तो प्लस IG। तो D पे कितना करंट हो गया टोटल? टोटल करंट हो गया I माइनस I1 प्लस IG। तो D से C कितना करंट फ्लो करेगा? I माइनस I1 प्लस IG। एकदम क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड। चलिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्शन को मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, तो फिर इसके बाद हम प्रूफ पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक क्लोज्ड सर्किट है A B C D, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस जुड़े हैं P Q R S और गैल्वेनोमीटर का G, ठीक है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। अब टर्मिनल A और C एक पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाले मैटर से जुड़े, उसको हम क्या कहते हैं? सेल, बैटरी सेल, है ना। तो सेल से जुड़े हैं जो कि करंट इसमें प्रोवाइड करता रहेगा। और इसी पाथ में क्या है? यहाँ पे K1, यहाँ पे एक की लगाया है K1, एक्सटर्नल की K1, और यहाँ गैल्वेनोमीटर के नीचे भी एक की है K2, इसको टैपिंग की बोलेंगे, है ना। तो ये दो अलग अलग की हो गए यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर? अब कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है, पहले प्रिंसिपल बताते हैं फिर प्रूफिंग। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इसमें करंट हमने दिया, मतलब I वैल्यू, फिर हमने पहले K1 को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, ठीक, और बाद में K2 को स्विच ऑफ कर दिया। पहले K1 को बंद किया, फिर बाद में K2 को भी स्विच बंद किया, उसको जो टैपिंग की है उसको भी बंद किया। उस कंडीशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब उसमें कोई भी हलचल, उसके सुई में कोई भी हलचल नहीं हो रही, वो एक जगह बैलेंस है। अगर एक जगह रुका हुआ है, एक जगह बैलेंस है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब भाई आप सोचिए जरा, बहुत ही छोटी सी बात है कि गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो कब डिफ्लेक्ट नहीं होगा, कब इधर या इधर प्लस या माइनस में मूव नहीं होगा? जब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एग्जैक्टली, यानी IG की वैल्यू 0 होगी। कितनी होगी? 0। आप सीधे सीधे कह सकते हैं फिर हम इसको हटा देते हैं। एग्जैक्टली, तब आप इसको हटा दीजिए।
तो व्हीट स्टोन ब्रिज में ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं जो कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन के लिए है। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, बैलेंस्ड कंडीशन के लिए है। ओके, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला बनता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में बस इतना ही है कि अगर ये बैलेंस्ड है देन P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S और P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब इसी की प्रूविंग करनी है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ठीक है, या P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, दोनों सेम है। सो हम प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ हम देते हैं कि टोटल करंट गिवन है ना, और फ्रॉम दिस सेल टू द सर्किट इज व्हाट I, है ना, I ही तो टोटल करंट आ रहा है A पे, एंड लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द P, यानी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे P, अब P कहाँ पे है? यहाँ पे। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? I, ठीक है, I1। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर पे IG, R पे I माइनस I1, Q पे I1 माइनस IG, S पे I माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि ये आके जुड़ भी तो जा रहा है तो उतनी वैल्यू आगे जा रही है ना। अब ये तो आपको पता चल गया कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। क्या करना है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ आपको अप्लाई करना है, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट है ये। किसी भी क्लोज्ड सर्किट में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई होता है। तो ऑन अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल इन द क्लोज्ड सर्किट A B D A, है ना, A B D A, ये क्लोज्ड सर्किट है। और यहाँ पे कौन सा क्लोज सर्किट होगा? यहाँ पे क्लोज सर्किट होगा B C D B। ये है A B D A और ये है B C D B। दो क्लोज सर्किट है यहाँ पे, दोनों पे बारी बारी किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। किरचॉफ लॉ कहेगा क्या? सेकंड रूल कहता है क्या है कि भाई किसी भी क्लोज सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है इनकमिंग आउटगोइंग सबको मिला दीजिए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। भाई वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो बैलेंस हो गया, यानी अब इस वाले पे कितना पोटेंशियल है? तो V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। I कितना है? I1, और R की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल P है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू P। तो हमने यहाँ लिख दिया I1 इंटू P प्लस, अब यहाँ पे कितना है भाई? करंट का डायरेक्शन सेम है, उल्टा तो हुआ नहीं, इधर फ्लो कर रहा है इधर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे G है वैल्यू और करंट है IG, तो IG इंटू G। अब यहाँ से करंट उल्टा हो रहा है ना, हमको लग रहा है इधर, लेकिन हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम उल्टा डायरेक्शन हो गया। फिर इस तरह से जाना कहीं और चाहिए था, लेकिन ये जा कहीं और रहा है, ये इधर की ओर फ्लो कर रहा है, जबकि जाना रियल में कहाँ चाहिए था? अगर फ्लो होना चाहिए तो इस तरह से फ्लो होना चाहिए था, लेकिन ये किधर जा रहा है? इधर, तो अपोजिट जा रहा है, इसलिए ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे करंट क्या है? I माइनस I1 इंटू R, तो पोटेंशियल हो गया I माइनस I1 अपॉन R, ये हो गया I माइनस I1 इंटू R, है ना, I माइनस I1 इंटू R, ये पोटेंशियल हो गया भाई, वही हो गया ना, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ I की वैल्यू क्या है? I माइनस I1 इंटू R, है ना, इसका नाम ही R रखा है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो R है और जो करंट फ्लो हो रहा है I माइनस I1, तो V इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, इट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर दिस क्लोज्ड लूप, क्या? I1 माइनस IG इज इक्वल टू Q माइनस, अब माइनस क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इधर होना चाहिए बट करंट इधर फ्लो हो रहा, तो ये अपोजिट हो गया, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, इसकी वैल्यू क्या है? S, तो पोटेंशियल हो गया। फिर माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन करंट का उल्टा है, तो माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है।
बहुत आसानी से समझ में आ गया है ना। मुझे लगता भी नहीं कि कहीं आपको कोई दिक्कत होगी। अब करना क्या है कि आपको ये समझना होगा कि क्या है, ये रहा है कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन, हमने क्या किया, स्विच बंद किया K1, तो आप कह सकते हैं इफ galvanometer show no deflection, if galvanometer shows no deflection, it means what? Simply the IG, the value of IG is what? 0। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा होगा भाई। जब डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है तो कोई करंट भी नहीं फ्लो कर रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं इफ IG इज इक्वल टू 0, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए since galvanometer shows no deflection, shows no deflection, अब कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो कर रहा था यार। तो ये जो IG की वैल्यू 0 दिख रही है, इसको क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो पहले मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ और फिर उसी में रख देता हूँ। ओके, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ IG इज इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा I1P, ये क्या हो गया I1P। तो इक्वेशन 1 और 2 में IG की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, IG इज इक्वल टू 0। अब जब IG इज इक्वल टू 0 हम रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 में। और वो क्या है I1 इंटू P। अब इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी भाई, ये 0 तो ये हट जाएगा, इसी तरह से ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये भी हट जाएगा। माइनस I1 इंटू R, तो ये हो गया I माइनस I1 ब्रैकेट क्लोज इंटू R, है ना। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा, अब ये IG की वैल्यू 0 हो गई तो I1 इंटू Q माइनस ये हो गया ब्रैकेट में I माइनस I1 इंटू S। अब आपको यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इस तरह से आप लिख सकते हैं, और I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R एंड I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब नीचे वाला भी मिटाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि अब ये कैसे प्रूफ होगा। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं इनको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। डिवाइड इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन नंबर 6, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। बस यहाँ पे लिख दीजिए कि डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 6 वी गेट, है ना। डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, लिख लो I1 अपॉन P डिवाइडेड बाई I1 इंटू Q इज इक्वल टू ब्रैकेट में हो गया I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये I माइनस I1 इंटू S। यही तो होगा। ओके, अब तो समझ गए, अब तो आसान हो गया हलवा पूरी। I1 डिवाइडेड बाई I, और ये हो जाएगा I माइनस I1 I माइनस I1। सो फाइनली आपके पास क्या बचा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, है ना।
P upon Q is equal to R upon S, or you can say that P upon R is equal to Q upon S. Hence proved.